नमस्कार, 4 बजे की 4 बड़ी खबर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। 4 बजे की 4 बड़ी खबर में सबसे पहले बात करेंगे हम स्टेशनों की, जहां रीडेवलपमेंट की जा रही है, जहां एमपी के 34 रेलवे स्टेशनों का रीडेवलपमेंट होने जा रहा है। दूसरी खबर में बात करेंगे दिल्ली की, जहां राहुल गांधी को मोदी सरनेम केस में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। तीसरी खबर में आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के भेंट मुलाकात कार्यक्रम को लेकर, जिसमें सीएम भूपेश बघेल अब युवाओं पर फोकस कर रहे हैं। चौथी और आखिरी खबर देवभूमि से है, जहां पर बारिश ने तांडव मचाया है। क्या है पूरी जानकारी, जानेंगे इन्हीं 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में। तो आइए शुरू करते हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबर। 6 अगस्त को अमृत भारत योजना के तहत देश भर में 506 रेलवे स्टेशनों के रीडेवलपमेंट के लिए पीएम नरेंद्र मोदी वर्चुअल भूमि पूजन करेंगे। इनमें मध्य प्रदेश के 34 रेलवे स्टेशन शामिल हैं। आपको बता दें कि करोड़ों रुपए की लागत से नए रूप में विकसित किया जाएगा। मध्य प्रदेश के 34 रेलवे स्टेशन में 3 बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के खजुराहो संसदीय क्षेत्र में आते हैं। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो कस्बे के रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय बनाया जाएगा। 6 अगस्त को होने वाले वर्चुअल भूमि पूजन में अकेले 260 करोड़ रुपए का बजट खजुराहो रेलवे स्टेशन के लिए रखा गया है। खजुराहो संसदीय क्षेत्र में खजुराहो के साथ ही कटनी जंक्शन, कटनी मुडवाला रेलवे स्टेशन के पुनरुद्धार यानी कि फिर से पीएम नरेंद्र मोदी इसका एक बार फिर भूमि पूजन करेंगे। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और खजुराहो सांसद वीडी शर्मा ने पीएम का आभार भी व्यक्त किया है। चलिए, इस खबर की ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी जुड़ गए हैं, तो ज्यादा बातचीत कर लेते हैं। रमेश जी, ये मध्य प्रदेश के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि होगी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, निश्चित रूप से ये मध्य प्रदेश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और ये जो करीब 900,000 करोड़ रुपया जो स्वीकृत हुआ है, इसमें एक बड़ी राशि, मैं समझता हूँ 1/3 राशि, 1/4 राशि, जो सबसे ज्यादा लगभग 250-300 करोड़ रुपया जो खर्च होगा वो खजुराहो के विकास में खर्च होगा। खजुराहो सुता अगर आप देखेंगे तो वो 2 कारणों से बहुत प्रसिद्ध है। एक तो वो एक ऐसा केंद्र है जिसके चारों तरफ महाकौशल भी, बुंदेलखंड भी और दिल्ली भी, वो उसको संपर्क करता है। और इसके अलावा तमाम विदेशी जो पर्यटक आते हैं वो खजुराहो बहुत आते हैं। विदेशियों की दृष्टि में भारत का जो स्वरूप है वो अच्छा और सकारात्मक और सुविधायुक्त बने, उस पर ध्यान दिया गया है। और ये जो 30-34 स्टेशन सारे के सारे हैं, ये महाकौशल से लेकर के खजुराहो तक के, जिसमें कटनी भी है, जबलपुर के 2-3 छोटे छोटे स्टेशन है। तो मैं समझता हूँ ये जो क्षेत्र कहीं ना कहीं रेलवे सर्विस तो उपेक्षित सा रहा है। आप अगर देखेंगे दिल्ली से मद्रास और दिल्ली से चेन्नई और बेंगलोर का ये जो ट्रैक है, जिसको जीटी रोड कहते हैं, इस पर तो बहुत काम हुआ है। बाद में फिर कुछ थोड़ा सा और काम जयपुर से लेकर के, फिर कहीं ना कहीं महाकौशल थोड़ा सा उपेक्षित रहा। मैं समझता हूँ ये मध्य प्रदेश के लिए एक अच्छी उपलब्धि है। और मध्य प्रदेश के जो मुडवारा जैसे, कटनी जैसे स्टेशनों का लाभ है। जैसे कटनी को अगर आप देखेंगे तो कटनी रेलवे स्टेशन पे ज्यादातर मध्य प्रदेश का ट्रैफिक उसमें ज्यादा रहता है। तो मैं समझता हूँ इसको महाकौशल और मध्य प्रदेश के लोगों को सुविधा मिलेगी। क्योंकि मैयर के लिए अगर हम जाएंगे तो कहीं ना कहीं इसके लिए कटनी हमको जब वो उसमें पड़ता है महत्वपूर्ण। तो मैं समझता हूँ ये मध्य प्रदेश के नागरिकों के लिए, व्यक्तियों के लिए एक अच्छी और सुविधायुक्त बात है। जी बिल्कुल। रमेश जी, ये कदम क्या 2024 को लेकर भी माना जा सकता है, क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव भी है? देखिए, हो सकता है। इसको तो देखिए, राजनीतिक दल तो इसका विश्लेषण करेंगे, लेकिन कुछ काम स्थायी होते हैं। तो स्थायी जैसे रेलवे स्टेशनों का विकास है, सड़कों का विकास है, एयरपोर्ट का विकास है, ये कुछ काम जो है वो स्थायी होते हैं। इसे चुनाव से जोड़कर कहीं देखा जाना चाहिए। ये बिल्कुल
इसमें से मानकर चलिए कटनी जंक्शन में और खजुराहो के खास तौर से उसमें से आधे लोग जो होते हैं वो तो मतदाता भारत के तो होते ही नहीं है, आधे लोग वहाँ पर विदेशी आते हैं। तो ये जो है देश के लिए और प्रदेश के लिए, हित के लिए, इसको हम स्थायी कामों के रूप में हम देख सकते हैं। जी बिल्कुल। इससे किस तरह की सुविधा यहाँ पर मिल सकती है, क्योंकि वापस से रीडेवलपमेंट होना तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं जो सुविधाएं मिलेगी उसमें भी परिवर्तन देखने को मिल सकता है। देखिए निश्चित रूप से इससे जो सुविधा मिलेगी, कई बार एक निर्णय होता है तो वो निर्णय जो हमें दिखाई दे रहा होता है वो वहां तक सीमित नहीं होता, वो कहीं ना कहीं दूर तक जाता है। ये खजुराहो का विकास होगा और खासतौर से कटनी का जो विकास होगा, ये मान करके चलिए कि भविष्य में आगे चल करके ये जो वंदे भारत और स्थानीय जो ट्रेनें रहेंगी, ये उसकी मुझे लग रहा है इसकी नींव पड़ गई है। और जितना ज्यादा ये वंदे भारत ट्रेन चलेगी, मेट्रो रेल चलेगी, रेल की सुविधा ज्यादा बढ़ेगी, उतना कहीं ना कहीं जो सड़कों पर दबाव पड़ रहा है वो उसका कम होगा और जन सुविधा, यातायात की सुविधा जो है वो वृद्धि होगी। तो मैं समझ इसको हम माया में इसको देख सकते हैं। मान करके चलिए कि ये जो विकास जब हो जाएगा तो 1 साल बाद अब महाकौशल में नई वंदे भारत ट्रेन जो चली है उनकी शुरुआत भी देखेंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया रमेश जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए थे रमेश जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से यहाँ पर कहीं ना कहीं सुविधाओं में भी परिवर्तन जो है वो देखने को मिलेगा। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 अगस्त को इसका वर्चुअली भूमि पूजन करेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की ओर रुख करते हैं। कांग्रेस और राहुल गांधी के लिए शुक्रवार का दिन मानो शुभ समाचार लेकर आया हो। राहुल गांधी को मोदी सरनेम केस में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को सुनाई गई सजा और दोषी सिद्ध पर रोक लगा दी है। मोदी सरनेम केस में सूरत की निचली अदालत ने राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई थी। सूरत कोर्ट के इस फैसले के बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता चली गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने अब राहुल गांधी को दोषी भी ठहराए जाने के साथ ही सुनाई गई सजा पर भी रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई पूरी नहीं हो जाती तब तक दोष सिद्धि पर रोक रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को अधिकतम सजा सुनाए जाने पर भी सवाल उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी और विपक्षी गठबंधन के लिए कई मायनों में अहम हो जाता है। आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है राहुल जी के डेफेमेशन केस में कन्विक्शन स्टे करने का, ये ऐतिहासिक है। इसलिए ऐतिहासिक है कि आईपीसी के 200 साल के इतिहास में कभी मैक्सिमम कन्विक्शन नहीं हुई थी और कोई इसमें माकूल कारण भी नहीं था मैक्सिमम कन्विक्शन देने का। और जो आज तमाम त्रुटियां सुप्रीम कोर्ट ने पाई उसके मारे उन्होंने इस ऑर्डर को स्टे किया है। स्टे से उनकी सदस्यता इमीडिएटली बहाल होगी लोकसभा में। मुझे लगता है कल से वो पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं लोकसभा में और या मंडे से। नंबर 2, सबसे बड़ी बात कि उनके इस जीत से विपक्षी एकता को भी बहुत बल मिलेगा और अब शायद आपको एक जो इंडिया का जो एक कॉन्सेप्ट है ऑपोजिशन अलायंस का, उसमें एक नई एनर्जी और एक नया एंथुजियाज्म देखने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर अब 2024 का चुनाव राहुल गांधी यहाँ पर लड़ पाएंगे। आज सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने का फैसला जो था वो सुनाया, तो कई मायनों में काफी अहम हो जाता है। कांग्रेस पार्टी की बात करें या विपक्षी गठबंधन की बात करें, कहीं ना कहीं चुनाव की तैयारियां यहाँ पर की जा रही है। तो आज जो मानहानि केस में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से कहीं ना कहीं राहत मिली है और इसी को देखते हुए यहाँ पर अब आगामी चुनाव की तैयारियां जो है वो की जा सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक कोर्ट की टिप्पणी के अलावा ट्रायल जज द्वारा अधिकतम सजा देने का कोई विशेष कारण यहाँ पर वैसे तो नहीं बताया गया है। यदि सजा एक दिन भी कम होती है तो अयोग्यता से संबंधित प्रावधान जो है वो लागू नहीं होते हैं। तो चलिए ज्यादा बातचीत कर लेते हैं। राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ दिनेश जी जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। दिनेश जी, आज जो फैसला आया है इसके क्या मायने निकाले जा सकते हैं?
नमस्कार काजल जी। जी नमस्कार सर। राहुल गांधी की जो सजा जो बहाली के मतलब बहाली करनी क्या बोली जो रोक इस पर लगी है, जो सूरत कोर्ट को लेकर के जो उसमें रोक लगी, इससे देखे थे कि कांग्रेस से ज्यादा भाजपा से ज्यादा थे, क्योंकि इसको लेकर काफी माइलेज जो है कांग्रेस ने ली, कांग्रेस राहुल गांधी लोगों ने, क्योंकि कहीं ना कहीं इस मुद्दे को उछालते रहे। इनके बात में कि कौन सा मुद्दा नया लेकेंगे जिससे लेकर के ठीक है जिससे बात को घेरा जाए। जिससे पहले जैसे कि उन्होंने शुरुआत में जिस टाइम पे सूरत कोर्ट में जब गए थे काजल जी, उस वक्त कोर्ट ने बोला था कि आप माफी मांगना चाहते हैं, तो चाहते तो मामले को वहीं कभी रफा करते, लेकिन उन्होंने एक नई कंट्रोवर्सी राहुल गांधी ने शुरू कर दी, बोले कि हम गांधी हैं, माफी नहीं मांगते, हम सावरकर नहीं है। तो वही मतलब उस दिन ही जो है उन पे एक और केस लग गया था मानहानि का, तो उस तरीके करके ये सब प्रकरण करते हैं। उसके बाद में एक तरह से ये राहुल गांधी की जो प्रक्रिया चल रही थी सजा को लेकर के, तो इसको लेकर एक तरह से विपक्ष का एक सीमेंटिंग फैक्टर ये रहा कि जिसमें विपक्ष को जोड़ने के कार्य इन्होंने करने का काम किया, तो इनको लगता था। अब ये कि अब आगे जैसे जितना जो रहे कुछ रहेगा तो वो सब देखने की रहेगी कि इनके साथ कौन सा मुद्दा क्या बचेगा, क्योंकि इन्होंने जैसे अपील में जैसे कि अभी जैसे मीडिया की तरह जैसे आज अपील करें, कल अपील करें, परसों करें, लेकिन इन्होंने काफी देर टाइम लगा के पूरे तरीके से घर खाली करके माइलेज दी, ये सब चीजें पूरी चलती थी। तो अभी माइलेज लेने का सिर्फ कार्य किया जिसमें कि बहुत लंबा थोड़ा इतनी शादी करने की आवश्यकता नहीं थी, तो ये सब नॉर्मल सब चीजें थी। तो इसको अगर लेकर के पहले इतनी माइलेज ना देकर के अगर आराम से करके अगर अपील करते हो, चुपचाप अगर शांति से करते इसको और माफी नहीं मांग लेते, तो सकते आप देखिए कि इनको जो डॉक्यूमेंट है सजा वाली को लेकर के वो सब जो है लोकसभा सेक्रेटरी में जमा करने होंगे। उसके बाद में निर्णय जो है अध्ययन करने के बाद में लोकसभा सेक्रेटरी उसमें निर्णय लेगा कि क्या सजा वाली के कब कैसे कार्य करना कैसे ना, ये सब रहेगा आगे से। बिल्कुल दिनेश जी, यहाँ पर 2024 में चुनाव लड़ पाएंगे राहुल गांधी, और अगर वो मैदान में उतरते हैं तो क्या बतौर प्रत्याशी के रूप में उतर पाएंगे? हाँ बिल्कुल, तो जैसे कि अभी जो रोक लगी तो रोक अगर ये बरकरार रहती है और बीच में जैसे और कुछ साथी जैसे कि पूर्णेश मोदी जो उन्होंने फिर बोला कि हम लोग दोबारा फिर अपील करेंगे, तो उसमें देखिए पक्ष में अगर उनके पूर्णेश मोदी के पक्ष में आता तो दोबारा इनके लिए मुश्किल होगा। नहीं तो अदरवाइज देखिए तो सुप्रीम कोर्ट ने साथ में एक टिप्पणी की है काजल जी कि पब्लिक लाइफ में इनको थोड़ा समझ के रहना चाहिए और इस तरह की जो है टिप्पणी नहीं करनी चाहिए किसी कास्ट या किसी की बात के बारे में। और भाजपा को देखिए इससे तो नंबर तो लगा नहीं होगा इसको पीछने से, क्योंकि देखिए मोदी सरनेम को लेकर तो एक कास्ट और कम्युनिटी विशेष जो है वो हाथ होती है, और उनका मेरे ख्याल से जो गुजरात राज्य है उसके अलावा और कहीं पर ज्यादा इतनी प्रेजेंस नहीं है, तो वो ज्यादा इतना जो भाजपा है उसमें ज्यादा इतना फीचर नहीं था। कांग्रेस को इससे माइलेज मिली, इसलिए हम जगह जाकर इसको पूछा। तो यह कि अगर ये कहे कि बहाली इस तरीके से अगर रहती है और दोबारा पार्लियामेंट अटेंड कर लेता है तो जरूर 100% उसमें चुनाव लड़ पाएंगे, लेकिन अगर बीच में कुछ और कोई रुकावट आएगी तब शायद चुनाव लड़ने के लिए मुश्किल होगा। बिल्कुल दिनेश जी, यहाँ पर जिस तरह से आप भी बता रहे हैं कि कोर्ट ने जब फैसला सुनाया तो साथ ही कहा था कि भाषण देते समय आगे से ध्यान रखिए। हम हर बार देखते हैं कि कोर्ट का जब भी फैसला आता है या कोर्ट के जो आदेश रहते हैं वो सभी नेताओं को संयम बरतने के लिए कहते हैं। इसके बावजूद शायद से जो नेता होते हैं वो कहीं ना कहीं अनसुनी करते हुए नजर आते हैं और फिर इसके बाद इस तरह के भाषण यहाँ पर हमको चर्चा करने के लिए मिलते हैं। जी दिनेश जी। देखिए काजल जी, ऐसा है कि कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी खड़ा करके अब जैसे कि एक सस्ती लोकप्रियता इसको बोलने की माइलेज लेने के लिए बोला है कि लगता है कि इससे काफी ज्यादा सुर्खियां मिलियां बटोरने को मिलेगी इनको और इससे ज्यादा इनका नाम मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं लेकिन राहुल गांधी केस में देखा कि इन्होंने एक सस्ती लोकप्रियता के लिए जो ये कार्य किया, तो कहीं ना कहीं जाके बैठकर इनको जैसे इन्होंने बोला कि बोलना अगर इनको बोलना था बोलते ललित मोदी को लेकर बोले, तो ये बोलते कि ललित मोदी जैसे लोग क्यों रोकते हैं, ये बोले था। उन्होंने पूरी कम्युनिटी को लेकर के बोला, तो देखिए वो तो कहीं ना कहीं कम्युनिटी का रहा था वो भी काजल जी, तो कहीं ना कहीं बोल गया था किसी समाज के बारे में बोला जाएगा तो वो समाज अगर आहत होगा तो वो अपना ड्यू कोर्ट जो भी लेकर कोर्ट या जो भी उसके बाद जो उसके में विकल्प उपलब्ध है उन सब में जाएगा और कार्य अपना करेगा जो भी करेगा। तो ये सब क्यों बचने की यही सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। तो आगे देखने की बात ये रहेगी कि लोकसभा सचिवालय जो है इसमें डॉक्यूमेंट पेश करने के बाद में और कहाँ पर किस तरह क्या निर्णय वो लेंगे अध्ययन करने के बाद में, इसमें हो सकता है थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि इससे पहले एक बार और इनके सांसद थे अंडमान निकोबार चाहते थे, तो उनकी इसी प्रकार से सजा बहाली जो कि सजा बहाली कहें या सदस्यता बहाली कहें, तो उसमें करीब 2 महीने का समय लगा था। वो तो कहीं जल्दी हो जाएगी इसको गंभीरता को देखते हुए, तो सब देखने की चीज आ जाएगी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए
लड़ पाएंगे अब राहुल गांधी 2024 का चुनाव। आज जो कोर्ट ने फैसला सुनाया है उसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की ओर रुख करते हैं। विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रदेश सरकार की नजर हर वर्ग को साधने में लगी हुई है। जहां मुख्यमंत्री जनता से मिलते और उनसे रूबरू होते हैं, वहीं अब सीएम की नजर अब युवाओं पर है। जहां मुख्यमंत्री युवा भेंट मुलाकात कार्यक्रम को लेकर युवाओं का पहुंचना जो है वो लगातार जारी है। भिलाई के जयंती स्टेडियम में बने भव्य पंडाल में बड़ी संख्या में युवक और युवतियां पहुंचे हुए हैं। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की भेंट मुलाकात कार्यक्रम के बाद अब पहली बार मुख्यमंत्री के द्वारा युवाओं के लिए सीधे संवाद कार्यक्रम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर बिलासपुर के बाद आज दुर्ग संभाग के युवाओं के साथ भेंट मुलाकात के लिए भिलाई सेक्टर 6 के जयंती स्टेडियम पहुंचे, जहां पर मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम स्थल में छत्तीसगढ़ महतारी के छायाचित्र के समक्ष माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर राजगीत के साथ युवाओं से भेंट मुलाकात कार्यक्रम की शुरुआत की। मुख्यमंत्री के आगमन के साथ ही युवाओं का जोश भी दुगना हो गया। धुमाल और बैंड परफॉर्मेंस की धुन में उत्साहित युवाओं के कक्का कक्का के नारे से स्टेडियम गूंज उठा। यहां करीब 5000 युवाओं के बैठने की व्यवस्था भी बनाई गई। मंच पर 2 एलईडी स्क्रीन और पंडाल पर 4 एलईडी स्क्रीन की व्यवस्था भी यहां पर की गई। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जो भेंट मुलाकात कार्यक्रम रहता है उसमें हम देखते हैं कि मुख्यमंत्री जनता से रूबरू होते हैं और इसके साथ ही साथ रूबरू होने के बाद सीधा जनता से संवाद करते हुए नजर आते हैं। इस बार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने युवतियों से संवाद किया, उनकी समस्याएं सुनी, साथ ही समस्या सुनकर तुरंत निराकरण करने की भी कोशिश की। इसके साथ ही महतारी के छायाचित्र पर दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण कर पूजा अर्चना कर इस कार्यक्रम की शुरुआत की। हम देखते हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जो भेंट मुलाकात कार्यक्रम है, कहीं ना कहीं जनता का अच्छा रिस्पांस मिलता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से जनता की समस्या मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सुनते हैं और उसका तुरंत निराकरण करने की भी कोशिश करते हैं। चलिए ज्यादा जानकारी ले लेते हैं, सहयोगी संध्या सिंह का रुख करते हैं, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। संध्या, यहां पर हम देखते हैं कि हर क्षेत्र को साधने में प्रदेश सरकार लगातार लगी हुई है। आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भेंट मुलाकात कार्यक्रम दुर्ग में देखने को मिला। कहीं ना कहीं युवक और युवतियों से संवाद करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नजर आए। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के माध्यम से हम ये भी देखते हैं संध्या कि तुरंत उनसे बातचीत करते हैं और कहीं ना कहीं जनता की समस्या सुनकर तुरंत निराकरण करने की भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कोशिश करते हैं। हमेशा उनका प्रयास यही रहता है। जी संध्या। जी बिल्कुल, ये शुरुआत है जो किसी भी मुख्यमंत्री के द्वारा युवाओं को लेकर के की गई है। और ये जहाँ दुर्ग संभाग में जो दुर्ग जिले का कार्यक्रम किया गया, जो कि ऐसे जयंती स्टेडियम में किया गया, कहीं ना कहीं युवाओं में एक जोश भर गया और युवाओं को एक उम्मीद जगी है कि आने वाले समय में कहीं ना कहीं उनकी जो बेरोजगारी की समस्याएं हैं, उनकी छात्रवृत्ति की समस्याएं हैं, वो सब उनके द्वारा कक्का से एक उम्मीद बंदी की दूर हो जाएंगे। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री से खुलकर युवाओं ने अपने विचार रखे, वो देखते ही बढ़ रहा था युवाओं का जो जोश था। जहाँ 7 जिलों से जो लड़के युवक युवतियां पहुंचे थे, माध्यमों से जोड़ करके उन्होंने सीधा संवाद मुख्यमंत्री से किया और कई जगहों से आए लड़के लड़कियों ने जिस तरीके से अपने मांगे रखी, तो मुख्यमंत्री ने सुनकर कुछ लोगों का तत्काल निराकरण भी किया और कुछ लोगों के लिए घोषणाएं भी की, जिसको लेकर के युवा वर्ग काफी खुश नजर आया। वही हम बात करें कि दुर्ग जिले से लेकर के और विभिन्न कॉलेजों से पहुंचे जो युवा वर्ग थे, कई लोगों को बोलने का मौका मिला, कई लोगों को बोलने का मौका नहीं भी मिला, लेकिन उनका ये सीधी मांग तौर पर की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा भर्तियां निकाली जाए और लोगों को रोजगार दिया जाए। और वही उनको कॉलेजों में पढ़ने वाली जो योजनाएं, शासन की योजनाएं, उनसे जोड़ करके उसे नए नए पाठ्यक्रम उपलब्ध किए जाए, जिससे कि युवाओं को एक रोजगार का नया अवसर भी मिल सके, जिसको भी मुख्यमंत्री ने सुना और उनको जल्दी तत्काल निराकरण के भी उन्होंने घोषणा की। जी बिल्कुल संध्या, हम देखते हैं कि जनता से रूबरू होते हैं और इस बार दुर्ग संभाग में हमने देखा कि युवक और युवतियों से संवाद करते हुए नजर आए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। तो युवक और युवतियों की किस तरह की समस्या सामने आई जिसके बाद उन्होंने उसका तुरंत निराकरण किया? किस तरह की समस्या थी उनकी?
ज्यादातर यहाँ पे जो पहुंचने वाले जो युवा वर्ग था वो ज्यादातर मेडिकल कॉलेज से था, विभिन्न कॉलेज से था, जो वेटनरी कॉलेज से था, मेडिकल कॉलेज से था, BA, MA, DED सभी लगभग सभी ब्रांच के इंजीनियरिंग के युवा पहुंचे हुए थे, जिन्होंने इनकी एक ही मांग थी कि पढ़ने के बाद उनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं और युवा लगातार भटकने को मजबूर हो रहा है कि जिससे नई भर्तियां निकाली जाए तो उनको रोजगार उपलब्ध हो सके। वहीं उनके द्वारा कॉलेज में विभिन्न स्टाफों को भर्ती करने की भी मांग की गई, जिसको जल्दी भर्ती करने की मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा की गई है। वहीं वेटनरी कॉलेज के युवा वर्ग भी पहुंचा हुआ था। उन्होंने वेटनरी को आ रही समस्याओं को देखते हुए उन्होंने कहा कि इस पाठ्यक्रम के द्वारा लोग डिग्रियां तो ले रहे हैं लेकिन आगे उनको काम के लिए काफी प्रॉब्लम जा रही है, उसको भी ध्यान देने की मुख्यमंत्री से मांग की गई, जिसको निराकरण करने की मुख्यमंत्री के द्वारा आश्वासन दिया गया है। वही मेडिकल के जो छात्र थे वो भी पहुंचे कि अगर मेडिकल से उनके द्वारा पढ़ाई की जा रही है तो इस पढ़ाई में मिलने वाली जो सुविधाएं है उसको और बढ़ाया जाए ताकि लोग और से ज्यादा इसमें जुड़ सकते और मेडिकल में अपना करियर बना सके। वही हम नॉर्मल कॉमर्स और दूसरे अध्ययनरत BA, MA के जो छात्र पहुंचे थे उन्होंने इस कॉलेजों में मिलने वाली छात्रवृत्ति सहित उनको जो भत्ते मिलते हैं उसमें बढ़ोतरी की भी बात कही गई और जिसको मुख्यमंत्री ने ध्यान से सुना और उनको कहा कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में इसको पूरा किया जाएगा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया संध्या हमसे बातचीत करने के लिए। तो आपको बता दें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दुर्ग पहुंचे, जहां पर उन्होंने युवक युवतियों से बातचीत की, डायरेक्ट संवाद किया और इस बीच यहाँ पर कई युवतियों की समस्या भी युवक युवतियों ने रखी भूपेश बघेल के सामने, जहां पर उन्होंने उनकी समस्या सुनकर तुरंत निराकरण करने की कोशिश की। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की ओर रुख करते हैं। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम के मुख्य पड़ाव पर एक बार फिर बारिश ने अपना तांडव दिखाया है। बीती रात गौरीकुंड, सोनप्रयाग और आसपास में भारी बारिश ने जमकर तबाही मचाई है। गौरीकुंड में पहाड़ी से मलबा गिरने की वजह से 3 दुकानें जो है वो ध्वस्त हो गई हैं। इस घटना में 20 से अधिक लोगों के लापता होने की सूचना भी प्राप्त हुई है। जिस वक्त पहाड़ी से मलबा गिरा उस समय दुकान में कई लोग सो रहे थे और इसके साथ ही इन लोगों का कुछ पता नहीं लग पा रहा है। हालांकि प्रशासन की ओर से 12 लापता लोगों की सूची जो है वो जारी कर दी गई है। मौके पर पहुंचकर जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी ने सूचना दी और उक्त स्थान से 13 लोग लापता बताए जा रहे हैं और इसके साथ ही लोगों में स्थानीय निवासियों के साथ साथ नेपाल से बड़ी संख्या में लोग लापता हो रखे हैं, जिनमें कई मासूम बच्चे भी शामिल हैं। 11 बज के 35 मिनट में मुझे सूचना मिली थी कि गौरीकुंड के नजदीक घाटपुलिया के पास 3 दुकानें क्षतिग्रस्त हो गई थी। ऊपर से चट्टान गिरने और भारी बारिश के कारण वो दुकानें क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसके कारण तत्काल मौके पर पहुंचकर उन्हें सर्च अभियान चलाया गया। तो उस रात्रि के समय सर्च अभियान चलाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जिसमें कि कोई भी नहीं मिल पाया, कोई भी आदमी नहीं मिल पाया। तो उसमें बताया जा रहा है कि कम से कम 10 से 12 लोग यहाँ पर थे और जो अभी तक पता नहीं चल पा रहा है। तो देखिए पहाड़ी से यहाँ पर मलबा गिर गया है, 3 दुकानें कहीं ना कहीं ध्वस्त हुई हैं। बताया जा रहा है कि 20 से अधिक लोग लापता है, जिनका रेस्क्यू भी लगातार किया जा रहा है। चलिए ज्यादा बातचीत कर लेते हैं, सहयोगी कुलदीप का रुख करते हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुलदीप, जिस तरह से यहाँ पर तस्वीरों में भी हम देख पा रहे हैं, पहाड़ से मलबा डायरेक्ट नीचे गिरा, इस बीच यहाँ पर 3 दुकानें जो थे वो ध्वस्त हो गई हैं। 20 से अधिक लोग बताया जा रहा है कि लापता है। किस तरह रेस्क्यू किया जा रहा है, सबसे पहले पूरी जानकारी आपसे जानना चाहेंगे। निश्चित तौर पे जो बीती मध्यरात्रि को केदारनाथ के अहम पड़ाव गौरीकुंड के पास, घाटपुलिया के पास ऊपरी क्षेत्र से एक भारी भरकम भूस्खलन आया और जिसके साथ भारी मात्रा में बाढ़ भी आई और जो गौरीकुंड का घाटपुल है उसके निकट करीबन 3 से 4 दुकानों को ये जो भूस्खलन है उसकी चपेट में ये दुकानें आ गई और उसके ठीक नीचे मंदाकिनी नदी बहती है। तो ये जो ऊपर से भूस्खलन आया तो वो सारी दुकानें बहकर सीधे मंदाकिनी नदी में समा गई और क्योंकि आधी रात का समय था तो उस समय अंधेरा भी ज्यादा था और बारिश भी बहुत ज्यादा आ रही थी, इसलिए वहां पे जो लोग उन दुकानों के अंदर सो रहे थे उनको जरा भी संभलने का मौका नहीं मिल पाया और वो इस हादसे का शिकार हो गए और कहीं ना कहीं
कल रात से ही वो लापता चल रहे हैं। हालांकि रात को ही जो आपदा प्रबंधन विभाग है, एसडीआरएफ विभाग है और उसके अलावा डीडीआरएफ और पुलिस के जवान रात से ही रेस्क्यू अभियान में जुट गए थे, लेकिन देर रात अंधेरा होने के कारण और भारी बारिश होने के कारण आधे में रेस्क्यू अभियान बंद करना पड़ा। उसके बाद आज सुबह से ही रेस्क्यू अभियान शुरू हो गया था और लगातार दोपहर 12 बजे करीबन 3 शव यहाँ से बरामद किए गए, लेकिन अभी तक उन 3 शवों की शिनाख्त नहीं हो पाई है। जबकि जो आपदा प्रबंधन विभाग है उनके द्वारा लगातार पूछताछ के बाद ये जानकारी हासिल हो पाई है कि करीबन 19 लोग इस पूरी घटना में लापता हुए हैं। उन 19 लोगों में से 3 लोग हालांकि बरामद कर दिए गए हैं, लेकिन अब भी 16 लोग लापता चल रहे हैं। और ये भी अंदेशा जताया जा रहा है कि क्योंकि जो लोग वहाँ के स्थानीय लोग थे, होटल, ढाबा, लॉज व्यवसाय वाले थे, उन लोगों की पहचान तो कर ली गई है कि कौन से लोग लापता चल रहे हैं, लेकिन अभी तक प्रशासन के सामने ये भी चुनौती है कि देश विदेश के जो तीर्थ यात्री यहाँ पे दर्शनों के लिए आए थे, क्या कहीं वो भी इन होटल ढाबों के अंदर तो नहीं थे, क्या वो भी इस हादसे का शिकार तो नहीं हो गए। अगर ऐसी स्थिति होती है तो कहीं ना कहीं ये आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ सकता है, 19 से ज्यादा लोग इस हादसे का शिकार हो सकते हैं। हालांकि पुलिस और आपदा प्रबंधन विभाग लगातार सर्च अभियान चलाई हुई है और आज 3 शव बरामद हुए हैं। इन 3 शवों की भी शिनाख्त करने की कोशिश की जा रही है और बड़ी संख्या में जो नेपाल के लोग थे वो इस हादसे का शिकार हुए, क्योंकि नेपाल के लोग ही यहाँ पे ज्यादातर होटल और ढाबा व्यवसाय करते हैं और एक ही परिवार के 7 लोग भी इस हादसे का शिकार हुए हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा हादसा इस वक्त ये हुआ है और पुलिस के सामने, आपदा प्रबंधन के सामने सबसे पहले तो उन लोगों की शिनाख्त करने की आवश्यकता है और उन लोगों को सख्त मानने की आवश्यकता है जो इस हादसे में लापता हो गए हैं। लेकिन उसके साथ साथ अब ये भी एक चुनौती है कि जो ऐसे स्थान, क्योंकि केदारनाथ क्षेत्र का पूरा पैदल रास्ता इसी तरह से संवेदनशील स्थानों पे बना हुआ है, वहाँ पे जितने भी होटल, ढाबे, लॉज व्यवसायी है वो इसी तरह से पैदल पगडंडियों पर बने हुए हैं और ऊपर से इसी तरह से पहाड़ी गिरने का हर समय खतरा बना रहता है। तो प्रशासन को अब ये भी देखने की जरूरत है कि ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति ना हो, ऐसे पहले ही ऐसे ढाबों, लॉजों को पहले ही हटा जाए ताकि बरसात के समय जो मानसून सत्र अभी चल रहा है उसमें किसी भी तरह से इस तरह के हादसे की पुनरावृत्ति ना हो। अभी फिलहाल जो रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी और रुद्रप्रयाग के पुलिस अधीक्षक है वो दोनों घटनास्थल पे मौजूद है और उन्हीं के दिशा निर्देशन में ये पूरा रेस्क्यू एवं सर्च का कार्य चल रहा है। जी बिल्कुल। कुलदीप, जैसे कि आप बता रहे हैं कि 3 शव यहाँ पर बरामद किए गए हैं, रेस्क्यू लगातार जारी है, तो यहाँ पर जिस तरह से हादसा हुआ है कहीं ना कहीं बड़ा हादसा है और प्रशासन के लिए भी एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि जो लोग लापता हुए हैं उनका लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है, तो आवागमन भी कहीं ना कहीं बंद कर दिया होगा उस मार्ग का। निश्चित तौर पे क्योंकि केदारनाथ जाने का एकमात्र वही रास्ता है और जैसे ही कल रात से भारी भरकम बारिश वहाँ पे हो रही थी और जिस तरीके से ये हादसा हुआ था तो सुबह से ही केदारनाथ की यात्रा को रोक दिया गया था और उसके बाद वहाँ पे क्योंकि राहत बचाव का कार्य चल रहा है, संभावित खतरे को देखते हुए भी केदारनाथ यात्रा को बंद कर दिया गया था, क्योंकि आने वाले समय में इस तरह की स्थितियां और भी पैदा हो सकती थी। क्योंकि आज दिन भर सुबह से ही बारिश थी, कल रात भर भी बारिश रही है और आज दिन भर भी बारिश थी। हालांकि अभी मौसम कुछ साफ हुआ है तो इस लिहाज से यात्रा को अभी खोल दिया गया है, लेकिन सुबह करीबन 1 बजे तक केदारनाथ यात्रा को स्थगित करना पड़ा और क्योंकि लगातार बारिश हो रही थी और जो संबंधित रेस्क्यू के विभाग है, चाहे हम आपदा प्रबंधन की बात कर रहे हैं, एनडीआरएफ की बात करें, डीडीआरएफ की बात करें, ये तमाम जो टीमें थी उनके लिए भी ये चुनौती थी, क्योंकि जिस स्थान पे ये हादसा हुआ था उस स्थान पे लगातार ऊपरी क्षेत्र पे पत्थर गिर रहे थे, बड़े बड़े बोल्डर आ रहे थे, तो उनके सामने भी एक तरफ जो लापता लोग थे उनको खोजने का चुनौती थी और दूसरी तरफ खुद की जान को भी बचाने की चुनौती थी। तो लेकिन उसके बीच भी रेस्क्यू अभियान आज दिन भर जारी रहा और 3 लोगों के शव भी बरामद किए गए। लेकिन अभी जो लोग लापता हुए हैं, क्योंकि अगर जिस तरीके से मैंने पहले भी जिक्र किया कि अगर कोई तीर्थयात्री इस घटना का शिकार हुआ है और बहुत से में उसके परिजन आते हैं कि हमारा व्यक्ति लापता हुआ है, तो पुलिस के सामने और भी चुनौती उनको ढूंढना होगा, क्योंकि उससे ठीक जो मंदाकिनी नदी बहती है, तो कहीं ना कहीं यही अंदेशा अभी लगाया जा रहा है कि मंदाकिनी की जो तेज लपटें हैं उसमें ये कहीं ना कहीं बह गए होंगे
और क्योंकि जो मौका घटना स्थल है वहाँ पे मलबा बहुत कम है, मलबे में दबे होने की आशंका एक तरह से गौण है। ज्यादातर आशंका यही जताई जा रही है कि मंदाकिनी की तेज बहाव में ये बह गए होंगे, लेकिन फिर भी मौका पर जो जितना भी मलबा है उसको पलटा जा रहा है, उसको मशीनों के जरिए पलटा जा रहा है ताकि अगर कोई शव उसमें रहता है तो उसकी शिनाख्त की जा सके, उसको बरामद किया जा सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए। तो बता दें यहाँ पर बड़ा हादसा हुआ है, 3 शव जो है वो रेस्क्यू कर बरामद कर लिए गए हैं, 3 दुकानें जो है वो ध्वस्त हुई हैं और बताया जा रहा है कि कई लोग इसमें लापता हुए हैं जिनका रेस्क्यू किया जा रहा है। 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत और देखते रहिए न्यूज़ 8। नमस्कार।